Friends, welcome back on my channel Self Made Tutorial। पिछले वीडियो में हमने देखा था BHU PET यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट MED का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने 1 to 20 क्वेश्चन देखे थे। हमने बताया था कि हर क्वेश्चन कहाँ से पूछ जा रहे हैं, हमने सबका एनालिसिस करके पढ़ा। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितना होता है आज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर उसमें उस फर्स्ट पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी कंटेंट से रिलेटेड मटेरियल ना मिल रहा हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमारे टेलीग्राम सेल्फ मेड ट्यूटोरियल आप सर्च करें टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ज्वाइन करके आप हमें उस अपनी क्वेरी को ग्रुप में डालिए और अपना सॉल्यूशन लीजिए। ठीक है, हो सकता है थोड़ा देर हो, लेकिन मैं करूँगी ज़रूर। ठीक है, तो चलिए, पहली बात मैं कहूँगी, ये तो आप देखते रहिए, लेकिन साथ में आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर एनालिसिस करते रहिए। एक बार कर लिए हैं तो एक बार से काम नहीं चलता, बार बार उसे देखिए। ठीक है, तो अच्छा रहता है। ओके, तो चलिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 21st क्वेश्चन है। तो प्राथमिक शिक्षा का प्रभावी संचालन, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ये तो नहीं था, यूईई का था। प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार लाना। ठीक है, क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन तो नहीं, इसका हो जाएगा इम्प्रूवमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब क्या था, ये भी आपका एक एजुकेशन का ही पार्ट है। एजुकेशन जो आप देख रहे होंगे ना, हिस्टोरिकल एंड डेवलपमेंटल एजुकेशन, कुछ ऐसे करके होगा आपका पेपर, या हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करके होगा, जो भी हो, हर जगह अलग अलग होता है। तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन। ये कब हुआ था, आई थिंक कि 94 या 6 में, आई डोंट नो, मैं क्लियर नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको बताना नहीं चाहती, आप सर्च कर लीजिएगा, वैसे ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसमें क्या था, ब्लैक बोर्ड एटलीस्ट मिनिमम अरेंजमेंट करना, जो भी वहाँ पे कमी है किसी भी स्कूल में ब्लैक बोर्ड की, या 2 कमरा उपस्थित करवाना, टेबल कुर्सी जो भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था। ठीक है, तो आप इसके बारे में भी देख सकते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त हो सकती है, क्या मेन गोल था, कब आया, इसमें क्या क्या किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा समस्या समाधान विधि का दूसरा पद है। अब देखिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका सेकेंड स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में आप, आई थिंक आपको 5 स्टेप होते हैं। ये आपको साइकोलॉजी में मिल जाएगा और या आपके पेडागोजी पेपर में भी मिल जाएगा। साइकोलॉजी में आपका ये होगा ना, जिसमें जॉन डूवी का है ये, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग उन्होंने दिया था, तो वो आपका वहाँ पे मिल जाएगा स्टेप। पहले क्या होता है कि समस्या का परिभाषीकरण, यानी रिकॉग्निशन एंड डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, एंड देन डाटा कलेक्ट करते हो आप, उसके बाद टेस्टिंग हाइपोथेसिस करते हो, उसके बाद कंक्लूजन निकालते हो। तो सेकेंड क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, एक टेंटेटिव अजम्पशंस है, आइडिया है, गेस है, इंटेलेक्चुअल गेस है। ठीक है, जैसे आप करते हो ना कि आज बारिश होने वाली है, लग रहा है आपको, क्यों लग रहा है, क्योंकि आप उस टाइप के मौसम देखते हो और पहले आपने देखा हुआ है, इसलिए आप बोलते हो यहाँ आज बारिश हो सकती है। ठीक है, या आप कोई काम करता है कोई, तो आप बोलते हो, हाँ, बंदा या कोई गुस्सा होता है, तो आप बोलते हो कि हाँ, आज मैम की या सर की मूड सही नहीं लग रही, या पापा की मूड सही नहीं लग रही, चलो पैसा आज नहीं मांगते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये हाइपोथेसिस होता है। तो रिसर्च में यहाँ पे क्या होता है, आपको रिसर्च में उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना पड़ता है कि जो आपने अनुमान लगाया, क्या वो सही लगाया, क्या डाटा, जो डाटा आपने कलेक्ट उसके अकॉर्डिंग करते हो, क्या वो सपोर्ट कर रहा है आपके हाइपोथेसिस को। तो यहाँ पे ये देखा जाता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आप एक बार देख सकते हो, क्या है, किसने दिया था, हाउ वी थिंक में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का जॉन डूवी ने इसका बात करी थी इसकी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आर.एन. टैगोर के दर्शन को किस नाम से जाना जाता है, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जॉन डूवी, सॉरी,
जिड्डू कृष्णमूर्ति और आपके अरविंदो और विवेकानंद, ये इंपॉर्टेंट है। मदन मोहन मालवीय, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर देखिएगा। तो विश्व बौद्ध दर्शन कहा जाता है आर्यन टैगोर के दर्शन को। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थ के डिलीवरी मैन का बेटा संघर्ष कर IAS अधिकारी बन जाता है। यह एक उदाहरण है किसका? सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी का। देखिए यहाँ पे सोशल मोबिलिटी जो होता है एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब कि आप एक टीचर हैं, ठीक है, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया, यानी कि एक जगह कहीं पे जो था वहाँ पे ज़्यादा सुविधा नहीं थी, आपको वेल फैसिलिटेटेड एरिया पे आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो वो हॉरिजॉन्टल होता है। और वर्टिकल होता है कि आपको शिक्षक से प्रिंसिपल बना दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि डिलीवरी मैन का बेटा था जो पढ़ के IAS ऑफिसर बन गया, ठीक है, तो वो एक सोशल मोबिलिटी होती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सोशल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, सोशल मोबिलिटी के बारे में पढ़ना है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में पढ़ना है और सोशल चेंज के बारे में पढ़ना है। थोड़ा सा तो आपको आइडिया होना चाहिए। देखिए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से पिछली बार 2-2 4-4 क्वेश्चन आया, रिपीट भी हुए हैं, अगर आप देख रहे होंगे तो। अगर आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी। 2009 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन अवेलेबल है। उसके लिए आपको देखिए पेमेंट को लेकर, देखिए पेमेंट जो होता है ना, वो जो ये काम करते हैं तो उनका यही बिजनेस होता है, ठीक है। तो मतलब मैं उसमें मतलब क्या ही कर सकती हूँ। कुछ बच्चों ने इस बार तो बहुत सारे बच्चों ने लिया है, तो ये होता है ना कि आपको PDF मिल जाएगा, आप वहाँ पे आपको आंसर दिया रहेगा, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा पढ़ने के लिए थोड़ा सा खर्च तो कर ही सकते हो, क्योंकि देखिए कोई भी काम इजीली नहीं हो पाती, तो जितना मुझसे हो पाता है वो मैं करती हूँ। और अगर आपको चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इसका थोड़ा थोड़ा पॉइंट हो सकता है आपको यहाँ पे मिल सकता है, ये आप पढ़ लेंगे तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको स्ट्रैटिफिकेशन। और देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नहीं होते, वो एक बंडल ऑफ नॉलेज होते हैं, वो भी एक नोट्स ही होते हैं। आपको इतने सारे क्वेश्चन, यानी आप ये समझ लो 150 क्वेश्चन आप देख रहे हो, इतने सारे क्वेश्चन, वो आपके एक नोट्स नहीं हुए, वो भी आपके नोट्स है। और उसके अकॉर्डिंग आप गो थ्रू करोगे अपने टॉपिक को, तो वो तो और भी ज़्यादा कवर करेंगे, ठीक है। आपको वो सारे सिलेबस दौड़ा देंगे, लेकिन आप एक में फंसा नहीं रहोगे, बल्कि पूरी तरह से अच्छे से उसे, एक होता है ना चर्न करके पढ़ना, वैसे पढ़ोगे, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। The percentile score of Mr. X out of 1000 students who appeared in an examination of 100 marks was 80. Due to modification in answer key, the marks of each student was increased by 10. What will be new percentile score of Mr. X? 100 अंकों वाले एक परीक्षा में सम्मिलित 1000 छात्रों में मिस्टर एक्स का शतमक स्कोर यानी परसेंटाइल जो 80 था, उत्तर कुंजी में संशोधन के कारण प्रत्येक छात्र के अंकों में 10 अंकों की बढ़ोतरी की गई। मिस्टर एक्स का नवीनतम शतमक स्कोर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे 80 होगा। देखिए 80 परसेंटाइल का मतलब होता है मार्क्स में आपका कमी बढ़ोतरी से कुछ नहीं होता। यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा, ये आपको क्वेश्चन में इजीली करेगा। देखिए क्वेश्चन जो होता है मार्क्स पोजीशन में जो होता है उसमें कोई चेंज नहीं कर। देखिए सबके बच्चों में बढ़ाया जाता है, एक में बढ़ाया जाता तो एक बात होता, प्रत्येक छात्र के अंकों में 10 अंकों की बढ़ोतरी की गई है, तो सेम में सब बढ़ा तो परसेंटाइल वही हुआ। अब परसेंटाइल में बताऊं कि क्या होता है 80 परसेंटाइल, यानी कि 80 परसेंटाइल होने का मतलब है कि 80% यानी 100% मान लो बच्चे हैं, 80% उसमें से इस मिस्टर एक्स से कम अंक प्राप्त किए हुए हैं। इनका जो 80% कहने का मतलब ये आप मत समझिएगा कि 80 मार्क्स है, ये 80 मार्क्स नहीं है। 80 मार्क्स कुछ भी हो सकता है, 70 हो सकता है, 50 हो सकता है, 25 भी हो सकता है, ठीक है, या 95 भी हो सकता है। तो क्या है 80% बच्चे जो हैं इनसे कम मार्क्स लाए हैं, यानी कि मान लो सपोज कि इनका 80% होगा, 80 मार्क्स होगा, तो 80 मार्क्स से कम लाने वाले बच्चों की संख्या क्या है? 80% है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अंग्रेजी और गणित अंकों के मध्यक्रम सब 50 और 60 के साथ प्रसमान्य हैं। दोनों पेपर के लिए अंकों का विचरण 100 है। यदि 100 छात्र परीक्षा में उपस्थित हुए हैं तो अंग्रेजी में गणित के औसत से कम स्कोर करने वाले छात्रों की संख्या लगभग क्या होगी? 84 होगी। इसके कुछ फॉर्मूला होते हैं, देखिए मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको इस मैथ को अलग से सोल्व करके बताऊँगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिविटी टेस्ट। क्रिएटिविटी टेस्ट देखिए यहाँ पे आपको क्रिएटिविटी, ये आपको साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन से आ गया है। क्रिएटिविटी जो होता है एक टॉपिक होता है साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन में, वहाँ पे आपको देखना है कि निम्नलिखित में कौन नहीं है। तो बाकड़ मेहंदी भी होते हैं, परीक्षण टेस्ट होते हैं, टॉरेंस टेस्ट भी होते हैं, पिक्चर कंस्ट्रक्ट टेस्ट भी होते हैं, को ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट नहीं होता। ये दूसरे किसी मतलब एटीट्यूड या एप्टीट्यूड जो होते हैं ना, उसके ये अलग से, आई डोंट नो, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट हल्का फुल्का जो याद आ रहा है कि वो उसका है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपको क्रिएटिविटी चैप्टर देखनी है एक बार, क्योंकि क्रिएटिविटी से बहुत बार क्वेश्चन आती है। और इसके जो 4 कंपोनेंट है, फ्रीक्वेंसी, नोवेलिटी, तो ये भी आपको पॉइंट माइंड में रखने हैं आपने। उसके बाद कौन सा पुरुषार्थ नहीं है, देखिए आपको ये फिर चला गया वैदिक पीरियड, वैदिक एजुकेशन के टाइम का है ये आपको एजुकेशन, हिस्टोरिकल एजुकेशन में। मोक्ष, धर्म, अर्थ, कर्म, यहाँ पे क्या नहीं है, तो कर्म जो है यहाँ पे नहीं है। पुरुषार्थ क्या होते हैं, काम होते हैं, काम, काम का धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, इस टाइप के होते हैं, कर्म नहीं होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से मिलान करें। अब देखिए यहाँ पे निर्वाण, उपनयन, बुद्धि, बिस्मिल्लाह, राशम और अंत्यवास। देखिए मैंने आपको बोला था ना फर्स्ट वीडियो में, मैंने बताया था कि निर्वाण आप देख लीजिएगा एक बार, और उपनयन संस्कार। मैथ्स टाइप भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे वहाँ पे पबजा था, यहाँ पे पबजा भी हो सकता है, लेकिन अगर आप वहाँ पे आपको पता रहेगा तभी तो आप करोगे ना। तो यहाँ पे क्या है, एक का निर्वाण प्राप्ति, मैंने बोला था ना निर्वाण प्राप्ति भी बौद्ध दर्शन से ही है और पबजा भी बौद्ध दर्शन से ही है। 2 का सी यानी कि वैदिक एजुकेशन, उपनयन संस्कार, जब बच्चे प्रथम बार प्रवेश करते हैं तो उपनयन संस्कार होता है। बिस्मिल्लाह रहमानी इस्लाम पीरियड का है, इस्लाम में जब बच्चे 3 वर्ष 3 महीना 3 साल 3 साल 3 वर्ष 3 महीना, ये आप ध्यान रखिएगा, सॉरी 3 या 4 वर्ष 4 महीना 4 दिन, हाँ ये आई थिंक ये है 4 वर्ष 4 महीना 4 दिन, सॉरी ये इस टाइम भी ये कभी कभी आ जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये इस्लाम पीरियड का है, बिस्मिल्लाह रसामी इस टाइम किया था। अंतेवासी किसे कहा जाता है, तो गुरुकुल से संबंधित है, गुरुकुल में जो बात छात्र पढ़ते हैं उसे अंतेवासी कहा जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के भी आंसर आ सकते हैं। देख रहे हैं आप एक ही क्वेश्चन में 2 बार क्वेश्चन रिपीट किया गया एक ही क्वेश्चन को। बहुलांक निकालने की ग्रुप विधि का प्रयोग करते हैं जब ABC इसका तीनों सही है, अधिकतम बारंबारता चर के प्रारंभिक अथवा अंतिम दोनों मानों के पास हो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम मोर देन वन वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, द इरेगुलर पैटर्न ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 1 होगा राइट आंसर। निम्न में से देखिए स्टैटिस्टिक आप पढ़िए, स्टैटिस्टिक में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें टेलीग्राम पे कमेंट करें या यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन मटेरियल मैं आपको वहाँ पे अवेलेबल करवा दूँगी, ठीक है। तो आप अभी अपडेट हो ही रहता है, मतलब टेलीग्राम पे ही ज़्यादा, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, वहाँ पे ज्वाइन कर सके, क्योंकि मैसेज कभी कभी होता है ना यूट्यूब का, मैं कर नहीं पाती हूँ क्योंकि मैंने बताया बहुत बिजी रहती हूँ, और मोबाइल तो हमेशा हाथ में ही रहता है, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम की त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्रीय भाग नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, त्रिकोणीय प्रक्रिया किसने दिया था, आपको क्या याद है, तो ये आई थिंक जॉन डेवी ने कहा था ना, एडम्स ने 2 ध्रुवीय कहा था, इन्होंने त्रिध्रुवीय कहा था। तो शिक्षक, विषय वस्तु और प्यूपिल, ये जो है त्रिकोणीय प्रक्रिया के केंद्रीय भाग में आते हैं, जबकि टीचिंग मेथड नहीं आता, ठीक है। अब देखिए वह संबंध चुने जो सच ना हो, रेंज, मीन डेविएशन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज एंड वेरिएंस, ये सही है, ठीक है। रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन ये सही नहीं है, ये तीनों ये सही है। ये आपके आ जाएंगे डिस्पर्जन में, टेंडेंसी ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक अलग होता है, और मेजर ऑफ डिस्पर्जन ये आपको आ जाएंगे, विसरण कुछ करके होता है टॉपिक, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके फॉर्मूला भी आप ध्यान रखिएगा। और कभी कभी ये भी पूछता है रेंज, मीन क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, ये किसके मेजर हैं, तो आपको याद रखना होगा डिस्पर्जन का। सेंट्रल टेंडेंसी के भी पूछ सकते हैं, मीन, मीडियन, मोड, उसमें परसेंटाइल कुछ आ सकता है कि क्या है, तो परसेंटाइल जो होता है एक अलग होता है, पोजीशन मेजरमेंट है, ठीक है। डेसाइल, परसेंटाइल, ये सारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन
विद्यालयहीन समाज की अवधारणा से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको देना है कि डी स्कूलिंग। देखिए निम्नलिखित में से कौन डी स्कूलिंग की कंसेप्ट की बात करी थी? तो एक तो आपको याद ही होगा इवान इलिच, और दूसरा जो है जॉन हॉल्ट। जॉन हॉल्ट ने भी ये करा था, इवान इल्च और जॉन हॉल्ट। देखिए आपको ना जो क्वेश्चन कंफर्म हो उसी पे आपको फोकस करना है। जो पहले आप क्या करो कि जैसे आप एग्जाम में बैठ जाते हो, जो आपको इजी लगता है वो करते जाओ पहले। ऐसा नहीं कि किसी में फंस गए तो फंसे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन फंसाने के लिए दिए जाते हैं। चलिए मैं इसके बारे में बात करूँगी। मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊँगी कैसे आपको एग्ज़ाम देने से पहले, जाने से पहले आपको क्या करना है। अगर मैं भूल गई तो आप हमें ज़रूर याद दिलाइएगा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? इवान इल्च और जॉन हॉल्ट। कौन सा पंचकोश में नहीं है? अब देखिए यहाँ पे जो है ये आपका आ जाता है उपनिषद, मतलब वैदिक पीरियड्स के ही टाइम से आ जाता है पंचकोश। ये अन्नमय कोश है, नहीं है तो आनंदमय कोश, ज्ञानमय कोश, मनोमय कोश। तो आनंदमय कोश भी है, मनोमय कोश भी है, आनंदमय कोश है, ज्ञानमय कोश नहीं है क्योंकि विज्ञानमय कोश होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, विज्ञानमय कोश होता है, 5 कोश होते हैं। इनमें से कौन सा क्रम एक अनुदेशन प्रौद्योगिकी विद के कार्यों का सही क्रम है? तो यहाँ पे हो जाएगा अनुदेशन प्रौद्योगिकी विद, यानी कि वो क्या करेगा, यानी कि जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, उनके लिए क्या करना होगा पहले? तो वो होता है पहले अधिगम की आवश्यकताओं का विश्लेषण करना, यानी एनालाइज करना कि क्या नीड है। उसके बाद वो करेंगे क्या? डेवलपिंग इंस्ट्रक्शन यूजिंग ईजी टू यूज टूल्स, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेंगे? अनुदेशन प्रदान करेंगे, इम्प्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शन एंड उसके बाद इवैल्यूएटिंग द इंस्ट्रक्शन। तो ये आपके टीचिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आपके पेपर में कुछ होगा तो उससे आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास कुछ मटेरियल नहीं हो तो मेरे पास आई थिंक इससे रिलेटेड मटेरियल है, तो अगर आप कमेंट करेंगे, अगर जिसमें यहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो तो मैं आपको वो शेयर कर दूँगी। चलो, कैब का विस्तार क्या है? तो ये आपको ध्यान रखना है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है। एजुकेशन से रिलेटेड होगा, अदर तो होगा नहीं। सेंट्रल, देखिए बॉडी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, ध्यान से आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूरल यूनिवर्सिटी वॉज रिकमेंडेड बाई, यानी ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किसके द्वारा किया गया था? तो राधाकृष्णन कमीशन। आप ये ध्यान रखिएगा कि विश्वविद्यालय जब पूछे ना रूरल यूनिवर्सिटी तो विश्वविद्यालय कमीशन है। आप इसे भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं क्योंकि आप एमएड हायर एजुकेशन के बारे में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको पूछ सकता है। बीएड जो होता है सेकेंडरी लेवल पे होता है, लेकिन एमएड करने जा रहे हो तो हायर एजुकेशन के लेवल पे आ जाता है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आपको सैडलर कमीशन, मुदालिर कमीशन, कोठारी कमीशन के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेने हैं और इसके डेट भी याद कर लेने हैं। हो सकता है कि डेट भी पूछ सकते हैं। जैसे सैडलर कमीशन आपको 1999 में आया था आई थिंक, यस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मुदालिर कमीशन आपका आया था जिसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, ये 1948 में आया था। यस या नो 1952 में आया था। 1948 में राधाकृष्णन कमीशन आया था। कोठारी कमीशन 1964 टू 1966 था, ठीक है। अब इसके आपको जो अध्यक्ष थे उनके भी यहाँ पे रखने चाहिए नाम। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि अंक माध्य 70 और मानक विचलन 10 के साथ सामान्य रूप से बंटित x का मान जिससे कि 84% मान से बड़े हैं, तो लगभग ये क्या हो जाएंगे? 80 हो जाए 60 हो जाएंगे। इसके भी एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता दूंगी, नहीं होगा तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। चलो, मानक सामान्य वितरण के लिए कुर्टोसिस के गुणांक का मान। अब देखिए यहाँ पे उपरोक्त में से यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था पिछले साल, ठीक है। तो इसका आंसर ए बी दोनों सही है। देखिए आप लोग करेंगे कि 3 क्या करेंगे कि 0.263 यहाँ पे जो होता है ना, एक मैं यहाँ पे आपको कुछ फिगर दिखाती हूँ, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था ना एनपीसी, तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो सिमेट्रिक होता है ऐसे होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कोर्टोसिस का मतलब होता है कि ऐसे हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा चपटा हो जाता है और ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ठीक है। और एक क्या होता है, एक बहुत ही संकीर्ण होता है, एक लंबा हो जाता है, ठीक है। सटता नहीं है, देखिएगा यहाँ पे कभी भी ये दोनों नहीं, अगर कोर्टोसिस होगा तो इसमें दोनों अक्ष में सट सकता है। तो एनपीसी का जो मेन फीचर होता है वो ये दोनों अक्ष कभी, दोनों टेल जो होते हैं कभी भी अक्ष पे सटते नहीं हैं।
तो ठीक है, ये अनंत होते हैं। तो ये देखिए, ये जो हो जाता है प्लाटिकुटोसिस हो जाता है, और ये लैप्टोकुटोसिस हो जाता है, और ये मेजोकुटोसिस। तो पूछ सकता है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का दूसरा नाम क्या है, तो मेजोकुटोसिस हो सकता है। तो ये जो होता है 0.263 से ज़्यादा होता है, और ये इससे कुटोसिस कम हो जाता है। ठीक है, तो ये तो होगा ही, लेकिन 3 भी इसका मान सही है। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान देनी है। एक तो मैंने स्क्विडनेस आपको पिछले वीडियो में बताया, और ये जो है कुटोसिस से है। ठीक है, सो इसका ए और बी दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सिस्ट यूज अ स्ट्रैटेजी कॉल्ड, मार्क्सवादी द्वारा प्रयुक्त तकनीकी क्या है, तो वो होता है प्रैक्सिस। यस, प्रैक्सिस और कॉन्सेंटाइजेशन, 2 वर्ड याद रखिएगा। ये मार्क्सिस्ट का है, और ये क्रिटिकल थियरी में आते हैं। प्रैक्सिस मतलब होता है कि लगातार प्रैक्टिस करते रहना, और कॉन्सेंटाइजेशन मतलब क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना। तो प्रैक्सिस एंड कॉन्सेंटाइजेशन ये 2 कंसेप्ट है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम कुछ और देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। मैथ के देखिए, यहाँ पे फिर आया कैटल, आर्पोर्ट, आइसिंग, यूंग। देखिए सेम टू सेम आ गया है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि ये जो पर्सनालिटी थियरी से बिलोंग करते हैं। तो ये जो है, ये साइकोलॉजिस्ट है, पर्सनोलॉजिस्ट। आप ये ध्यान रखिएगा, मे भी क्वेश्चन पूछते। जो व्यक्तित्व के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं उन्हें पर्सनोलॉजिस्ट कहते हैं। जो मैं कभी कभी वर्ड बोलती हूँ, यूज करती हूँ ना, उसे आप लिख लिया करिए, पर्सनोलॉजिस्ट। तो ये अल्पोर्ट, कैटल, आइसिंग, यूंग, ये जो क्वेश्चन आपने पीछे रिपीट किया था कि विषम को चुनिए दिया था, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा इसका आंसर। अल्पोर्ट ने क्या किया था, कार्डिनल ट्रेट की कंसेप्ट दी थी। कैटल जो थे 6 PF की अवधारणा दिया था, मतलब सी एक होता है प्राइमरी फैक्टर होता है, एक इन्होंने टेस्ट बनाया था। युंग जो है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की सबसे सर्वप्रथम दिया था। ठीक है, ये पर्सनालिटी के एरिया में इनका एक बहुत ही अहम रोल था। जब ये आप जाओगे एमएड में, आई थिंक पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन एमएड में जाओगे तो अच्छे से पढ़ोगे। आइजिंग्स जो है ये है न्यूरोटोसिज्म, और एक होता है न्यूरोटोसिज्म, एक और होता है, मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ उसे, वो होता है, लेकिन ये आंसर इसका सही है। तो देखिए, आप पर्सनालिटी थियरी के जो भी प्रोपोनेंट हैं और क्या उनके काम किए उन्होंने, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसा स्टैंड फॉर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, न कि राष्ट्रीय उत्तम शिक्षा अभियान, न कि राष्ट्रीय उत्तम शिक्षा अभियान, न कि राष्ट्रीय उत्कृष्ट शिक्षा अभियान। क्या है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। रूसा किसके लिए है, ये है SSA है एक, सर्व शिक्षा अभियान, एक रूसा है, एक रमसा भी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी सोशल चेंज इज ओनली unplanned process. Absolute and relative are two type of social mobility. इवान एल्च इज रिलेटेड विथ स्कूलिंग ऑफ सोसाइटी। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर तो इवान एल्च का फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो आया था कुछ देर पहले कि डे स्कूलिंग से संबंधित है इवान एल्च। अगर आपको वो पता होगा तो यहाँ पे भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। इवान एल्च समाज के विद्यालयीकरण से संबंधित है तो नहीं। सोशल चेंज इज नॉट एन इसेंशियल प्रोसेस, नहीं, सोशल चेंज जो है बहुत ही इसेंशियल प्रोसेस है। और सामाजिक परिवर्तन एक गैर नियोजित प्रक्रिया है तो नहीं। ये जो है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव आर टू टाइप ऑफ सोशल मोबिलिटी। आप ये भी ध्यान रखिएगा, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैंने बताया था, और एक एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी। देखिए मैंने बोला था ना आपको, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम जो है हमेशा क्वेश्चन क्यों करती हैं, लग रहा है कि इन्हीं को कुछ बेनिफिट होता है। ठीक है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जो NTA UGC नेट का एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन जो करते हैं, जो होता है NTA नेट JRF, तो उसमें भी ना पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर आप प्रीवियस 10 ईयर 15 ईयर क्वेश्चन आप करते हो ना, तो आप में JRF आपका पक्का है, जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप होते हैं। तो ये अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, जब आप ये कर लो एमएड, उसके बाद आप अगर इच्छा हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी प्रिपरेशन हो बहुत ही मायने रखता है। आपको पता भी नहीं होगा कि क्रिएटिविटी के ये कंपोनेंट क्या क्या हैं, क्या क्या नहीं है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को करते हो ना तो आपको आइडिया मिलता है कि अच्छा ये भी है, चलो इसके बारे में, यहाँ से आप जाओगे उसमें
जो होता है ना सेंध मारने, चोरी करने आप वहाँ पे जाओगे नॉलेज को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होगा तभी तो। अगर पता ही नहीं है कि क्या है ये कंपोनेंट, होते भी या नहीं होते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं होगा तो कैसे? अगर आप कुछ सुनते हो तभी तो जाते हो ना देखने उसके बारे में। तो वैसे ही है, अगर आप पता ही नहीं है आपको घर में कि क्या खाने को है, खाने को इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो खाने के लेकर बहुत ही ज़्यादा ये रहते हैं, तो आपको पता ही नहीं है। कोई होता है कि कुछ खा भी नहीं पाता, और कोई होता है कि सुनता है तभी जाता है, नहीं तो कोई कोई ढूंढ ढूंढ के खाते हैं। तो जब आपको पता होगा तभी तो आप ढूंढने जाओगे ना, अगर पता ही नहीं है तो कैसे ढूंढोगे? अगर आपको पता होगा कि हाँ ये यहाँ पे रखा हुआ है तो जाओगे। तो वैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको एक रास्ता दिखाता है कि कहाँ कहाँ आपको जाना है, मटेरियल कहाँ कहाँ से उठाना है, ठीक है, किस किस को फोकस करना है। तो क्वेश्चन पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए थोड़े से बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन वो आपका बहुत काम का होता है, एक गाइड होता है, ठीक है, टीचर से भी ज़्यादा वो गाइड होता है। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने बोला था ना आपको कि देखना है वो आपको, तो इसमें क्या सही है सीक्वेंस आपको लगाने हैं। तो पहला होगा प्रिपरेशन, फिर उसके बाद इंक्यूबेशन, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका इल्यूमिनेशन और इंसाइट और वेरिफिकेशन। अगर आप कुछ क्रिएटिविटी काम करते हो तो यहाँ पे जाओगे ना आप, तो यहाँ पे प्रोसेस आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे ये क्रिएटिविटी का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, किस किस स्टेज में होता है। पहले आप प्रिपरेशन करते हो, उसके बाद उसके बारे में बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा करते हो, उसके बाद उस पे ज़्यादा सोचते हो, उसके बाद उसको वेरिफिकेशन करते हो। तो ये आप सीक्वेंस ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चार ऑप्शन है ना ये, तो इसमें से कोई एक अलग दे सकता है। पिछली बार पूछा था फ्रीक्वेंसी आई थिंक दे दिया था, तो कौन सा नहीं है, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान देना। ये तो खैर ये स्टेज है, अभी एक और पार्ट है कंपोनेंट का, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। हु इज़ नेचुरलिस्टिक थिंकर, तो ऐसे आपको पता चल रहा है ना कि आपको किस पे फोकस करना है। तो क्रिएटिविटी आप एक बार चैप्टर देख लोगे, पर्सनालिटी का देख लोगे, फिर उसके बाद ये क्रिएटिविटी का ही कौन कौन से टूल्स मेथड होते हैं, आई मीन जो बताया था यहाँ पे टूल्स टेस्ट, वो आप देख सकते हो। तो उससे क्वेश्चन आ रहा है कौन एक प्राकृतिक चिंतक है, तो इसका हो जाएगा रूसो। अब देखिए यहाँ पे वेस्टर्न फिलोसफर में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, रूसो, प्लेटो, डीवी, मदन मोहन मालवीय तो इंडियन है खैर। द फिलोसफी ऑफ श्री अरविंदो इज नोन बाय विच टर्म अमोंग द फॉलोइंग, तो वो हो जाएगा आपका इंटेग्रल योगा। अब देखिए यहाँ पे सर्वोदय, सर्वोदय किसका है? गांधी का है। अंत्योदय, अंत्योदय जो है एक गांधी का ही एक वर्ड यूज किया था वो है, ये भी पूछ सकता है। कर्मयोग क्या है? ये विवेकानंद का एक रचना है, तो ये भी पूछ सकता है। तो अगर आप पढ़े रहोगे तभी तो आपको पता होगा ना। तो देखिए विवेकानंद जो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि इंडियन फिलोसफर को आप थोड़ा सा देख लीजिए, इंडियन एजुकेशनल थिंकर और फिलोसफर, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित तालिका में एक परीक्षा में उपस्थित एक कक्ष में छात्रों का परिणाम का वर्णन है। तो देखिए यहाँ पे आप करो, देखो अगर नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगी वहाँ पे। लेकिन इसका आंसर 95% है। किस चिंतक ने एकादश व्रत का संप्रत्यय दिया? तो ये M.K. गांधी ने दिया था। देखिए आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, और वैसे आप अनाधुंध करते जा रहे हो तो इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है जब तक आपके पास क्वेश्चन पेपर ना हो प्रीवियस, उसके अकॉर्डिंग ही आप। अगर मैं ये करती हूँ ना कि अगर आप लेकर क्वेश्चन पेपर भी पढ़ते हो ना तो आपको 60% तो आप क्रैक कर लोगे, और जो आपके एडमिशन के लिए सफिशियंट है। ये इसमें हमें मास्टरी नहीं प्राप्त करनी है, इसमें हमें अपनी एलिजिबिलिटी दिखानी है कि हम उसके योग्य हैं ताकि हमारा एडमिशन BHU में हो। शैक्षणिक प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण, रुचिपरक एवं प्रभावी बनाई जा सकती है। कैसे? तो ये मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शनल अप्रोच शुड बी यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग को कब शैक्षिक तकनीकी कहा जा सकता है? तो जब शिक्षण एवं अधिगम की दक्षता में तकनीकी के प्रयोग में सुधार हो। तो चलिए ये सफिशियंट है। आपको लग ही रहा होगा कि मैं थोड़ा सा डीप एनालिसिस नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं भी थक चुकी हूँ, ठीक है। तो मैं गुजारिश करूँगी आपसे कि अगर अभी तक आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं सोल्व किया तो वो प्लीज़ करें, वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज आप पूरे समुद्र को पढ़ते रह जाओगे, एक तरफ ही रह जाओगे, तो पता चलेगा कि वो दूसरे किनारे से आ गई है। और क्वेश्चन करोगे तो वो आपको आइडिया मिलेगा, पैटर्न पता चलेगा, और ये सारे आपको पूरे समुद्र में घुमाएगा, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम पे आप संपर्क करें और वहाँ पे आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय।